हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। पेपर नंबर फर्स्ट है और देखो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी थी और एक क्लास भी हमने ले ली थी जिसमें अपन ने क्वांटम भौतिकी के गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था। तो हमने इसके देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, इसके अपन ने प्रत्यास्थ मान जो अपना था एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। और मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि जो क्वांटम भौतिकी के गुणधर्म हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 गुणधर्म हर साल पूछ लिए जाते हैं और इसमें क्या है कि मतलब 2 या 3 नंबर का जो अपने क्वेश्चन नंबर आते नहीं है कि 1.5 नंबर के वो क्वेश्चन, उसमें ये आराम से पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे। तो गुणधर्म को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले देखो आपने अगर पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए जाके, क्योंकि देखो एक एक लेक्चर है आपस में जुड़े हुए हैं। तो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था प्रसामान्यकृत वैल्यू के बारे में और प्रत्यास्थ वैल्यू के बारे में, गुणधर्म पढ़े थे अपन ने, ठीक है। और तो आज अपन क्या करते हैं कि वहाँ तो अपन ने समझा था प्रत्यास्थ वैल्यू और प्रसामान्यकृत वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उनके फॉर्मूले देखे थे। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम में अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आता है किसका, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का आता है या प्रत्यास्थ मान का आता है तो किस प्रकार आता है, ठीक है। 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पर न्यूमेरिकल टाइप में। तो आप देखते हैं कि प्रसामान्यकृत और प्रत्यास्थ वैल्यू है उसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आता है। अपन यहाँ पे एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे उसका और फिर आगे चलेंगे, अपन क्वांटम भौतिकी के गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार देखो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना वो इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न तरंग फलन के लिए जो अपन को दे रखा है, मैं भी लिखूंगा यहाँ पे एक तरंग फलन लिखेंगे अपन यहाँ पे, उसके लिए प्रसामान्यकृत यानी कि नॉर्मलाइजेशन वैल्यू या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट नियतांक ए का मान ज्ञात करो। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये क्वेश्चन ही है, आंसर नहीं है। 5x इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स अपॉन में ए, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो x का जो मान है ना वो अपन को मिलेगा 0 to a, x का मान है ये हमारे पास। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि प्रसामान्यकृत नियतांक का मान ज्ञात करो। आपको पिछले साल के पेपर में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन बात करते हैं हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें प्रसामान्यकृत का जो फॉर्मूला है वो अपन को पता होना चाहिए, सही बात नहीं है क्या। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रसामान्यकृत वैल्यू का फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रसामान्यकृत वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, अपन ने ये पढ़ा था, देखो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन माइनस का इन्फाइनाइट टू प्लस का इन्फाइनाइट मॉडुलस का साइन एक्स। देखो यहाँ पे अपन ने लिया था साइन एक्स टी, आपको पता हो तो वहाँ फॉर्मूले में था साइन एक्स टी। लेकिन यहाँ पे देखो अपन बात कर रहे हैं केवल एक फंक्शन की। देखो यहाँ पे जो अपन को फंक्शन दिया हुआ है वो टाइम के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे टी का जो फंक्शन है वो हम यहाँ से हटा देंगे, मॉडुलस का स्क्वायर, और डी टो था यहाँ पे, लेकिन अपन बात कर रहे हैं 1D की, तो यहाँ पे सिंपल डी एक्स लिखेंगे। तो मैंने बताया था आपको क्या है, वहाँ पे आपको 1D 2D 3D के रूप में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल 1D की बात कर रहे हैं, अर्थात एक विमेय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन dx लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, इज इक्वल टू हमारे पास 1 था, ये हमारे पास से फॉर्मूला था किसका, प्रसामान्यकृत वैल्यू का। लेकिन देखो इसको अपन क्या है किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो ये मैंने तो लिखा नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने इसका प्रसार किया किसका, इसी का, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ध्यान से किस प्रकार, इंटीग्रेशन माइनस का इन्फाइनाइट टू प्लस का इन्फाइनाइट साइन स्टार एक्स, साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब आपके मन में सवाल उठा होगा ये साइन स्टार क्या है हमारे पास, तो समझाया जाएगा साइन स्टार क्या है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन ये हमारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इसका कारण हमारे पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या है, साइंटिस्टों ने इसका क्या कर दिया, प्रसार किया और सिंपल फॉर्मूला अपन को प्रदान कर दिया। तो अपन को याद रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साइन स्टार एक्स साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साइन एक्स डी एक्स में, क्योंकि साइन एक्स का तो हमें मान दिया हुआ है
और डी एक्स क्या है 1D के लिए है। लेकिन बात करते हैं साइन स्टार एक्स की। ये साइन स्टार एक्स क्या है, ठीक है। देखो थोड़ा सा क्या है कि धैर्य धारण करो, अपन को इसका जवाब मिलेगा। देखो साइन एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू हमारे पास है ए साइन पाई एक्स अपॉन में ए। और देखो साइन स्टार की वैल्यू हमें चाहिए इंटीग्रेशन में रखने के लिए, तो साइन स्टार की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो ध्यान से देखना। आपको जो फलन दिया हुआ होगा यहाँ पे, जैसे साइन एक्स हमको यहाँ पे फलन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि साइन एक्स के अंतर्गत आयोटा तो नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे भी अपन को आयोटा दिखे वहाँ पे अपन को माइनस लगा देना है। लेकिन यहाँ पे फलन में देखो कहीं पे आयोटा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन सिंपल सी बात करते हैं, ए है तो इस ए पे अपन ने साइन स्टार लगा दिया। क्यों? क्योंकि अपन को पता नहीं है कि इस ए का मान क्या है, क्या पता ए का मान आयोटा ही हो। सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए अपन देखो ए के ऊपर अपन क्या लगा देंगे, साइन स्टार लगा देंगे। लेकिन बाकी का जो फलन बचा हुआ है साइन पाई एक्स अपॉन में ए, तो अपन को पता है कि साइन के अंदर आयोटा नहीं है, तो हम आराम से लिख सकते हैं इसके ऊपर अपन स्टार नहीं लगाएंगे, किसके ऊपर, साइन के ऊपर। लेकिन अपन ने यहाँ पे ए के ऊपर स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि अभी ए का मान है क्या एक्चुअल में, वास्तव में हमें क्या। तो बस अब तो सिंपल सा हो गया, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो साइन एक्स का मान हमारे पास आ गया, साइन स्टार का एक्स का मान हमारे पास आ गया है, तो अपन इसका मान रख देंगे सिंपल। अब मान रखते इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सिंपल अपन क्या करना है, फॉर्मूले में मान रखना है। इंटीग्रेशन हमारे पास है और आपको पता है यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है एक्स की वो 0 to a है, तो हमारे पास जो लिमिट आएगी 0 to a रख देंगे अपन। उसके बाद में देखो हमारे पास ए स्टार आ जाएगा और साइन हमारे पास पाई एक्स अपॉन में ए, ठीक है। और अपन साइन एक्स का मान रख देंगे, तो साइन एक्स का मान क्या है, ए साइन पाई एक्स अपॉन में ए डॉट डी एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास देखो 1 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पे अपन रख देंगे। और देखो ध्यान से देखो, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ए स्टार है और ए है। ए स्टार का मतलब क्या है कि यहाँ पे संभावना क्या बनती है कि यहाँ पे अपन आयोटा आ सकता है। आयोटा का मान फिर अपन बात करते हैं माइनस में आएगा। लेकिन अगर बात करें अपन दोनों की वैल्यू अगर अपन मॉडुलस में ले लें और इसका स्क्वायर कर दें, तो आराम से अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को डर किसका है, नेगेटिव का डर है। तो नेगेटिव को तो अपन दो मॉडुलस है वो खत्म कर देगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन मॉडुलस में इस प्रकार लिख सकते हैं स्क्वायर करके। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 to a लिमिट है हमारे पास, और दोनों ये तो सेम हो ही गई अपन। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और पाई एक्स अपॉन में ए डॉट डी एक्स। अब देखो ये तो मजदूरी हो गई। अब इसमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व करना है अपन को। यहाँ पे समाकलन सोल्व करना है और आंसर लेके आना है। तो देखो इंटीग्रेशन आपको आना भी चाहिए वैसे तो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास मैथ है अगर, तो इंटीग्रेशन तो देखो मेरे हिसाब से आना चाहिए इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए स्क्वायर बचा हुआ है और 0 to a। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर इज क्या रखें। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए किसका, हमारे पास जो फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था यहाँ पे। तो उसको अपन साइन के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। जो साइन स्क्वायर थीटा की अपन बात करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है क्या आती है, देखो ध्यान देखना, 1 माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में अपन बात करते हैं 2, ये वैल्यू में मिलती है। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो किसका, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। उसके अंदर अपन साइन की बात करते हैं साइन स्क्वायर की, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या वैल्यू मिलती है, 1 माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये वैल्यू मिलती है हमें। तो सिंपल यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, और अप्लाई करने के बाद में अपन इसको सोल्व कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस का कोस 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू क्या आएगा, पाई एक्स अपॉन में ए, और अपॉन में हमारे पास 2 आ जाएगा, और समाकलन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक है, आगे अपन सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारे पास देखो ये 2 को अपन बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है। और हमारे पास ये 1 अपन इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 डॉट डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अपन ने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हटा दो इसको, यहाँ पे लिमिट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट यहाँ पे लगा दो 0 to a, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव का चिन्ह है। इंटीग्रेशन 0 to a हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस, और क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एक्स अपॉन में a, ये आएगा हमारे पास, और डॉट डी एक्स आएगा, और इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो 1 को अपन लिख देंगे, 1 को लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये आ गया 1, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन, देखो सिंपल से तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं, देखो इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं अपन। आगे सॉल्यूशन करेंगे इस प्रकार, किस प्रकार करेंगे, देखो इस वन का तो क्या हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा, और आपको पता है कि कोस के अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन, और साइन के अंदर अपन पाई की बात करते हैं, तो ये हमारा फंक्शन जीरो हो जाएगा। इसका आप इंटीग्रेशन करके देख लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसका जो मान आएगा हमारे पास जीरो आएगा, और हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मॉडुलस का ए स्क्वायर अपॉन में 2, और हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, देखो एक्स हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वन का हो जाएगा एक्स किस सापेक्ष में, डी एक्स के सापेक्ष में, 0 to a हमारे पास लिमिट आ जाएगी। उसके बाद में सिंपल बराबर 1 है हमारे पास, और उसके बाद में देखो हम क्या करना है, सिंपल a हमारे पास है ही, और a मॉडुलस का स्क्वायर इंटू 2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a माइनस का 0 इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो वैल्यू मिली है लास्ट में मॉडुलस का a हमारे पास आया है, और अगर इसकी बात करें अपन, देखो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई में मान लेते हैं इसको अपन, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलेगी, देखो इज इक्वल टू में हमारे पास क्या मिलेगी, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में a अपन आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है अभी, लेकिन अभी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखो मॉडुलस का a इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट का 2 अपॉन में a। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है, अर्थात अपन बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो a है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 अपॉन में a। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन था शुरू में अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये रहा हमारा फंक्शन, ये रहा, तो यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 2 अपॉन में a। तो हमारे पास जो फंक्शन आया है, देखो अपन इसको लिख देते हैं अपन आराम से, तो साइन x का जो मान है हमारे पास वो कितना आ गया, हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 अपॉन में a, और साइन पाई x अपॉन में a हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार हम देखो एग्जाम में प्रसामान्यकृत वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रसामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन वैल्यू ज्ञात करो, तो अपन को सिंपल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन इसको कर देंगे। और साइन स्टार का भी आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि साइन स्टार क्या होता है, जहाँ पे अपन को आयोटा दिखेगा वहाँ पर अपन माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे आयोटा दिखेगा नहीं, तो इस प्रकार हमने इसको सोल्व कर दिया। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन बचता है इसी प्रकार का, ये तो था प्रसामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन। अब एक और हमारे पास वो है, हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, प्रत्यास्थ मान की बात करते हैं अपन, तो उसको भी निकालते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। अब देखो इसी प्रकार अपना जो क्वेश्चन है, अपने पास प्रत्यास्थ मान है, अपने पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, उसका क्वेश्चन आ जाता है। और देखो ये फंक्शन आप अपनी अभी जो अपन ने सोल्व किया था किसका, नॉर्मलाइजेशन वैल्यू थी अपने पास, प्रसामान्यकृत जो मान था वो यही मिला था लास्ट में हमें। तो साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, तो वहाँ पे अपन ने a का मान निकाला था, लेकिन यहाँ पे अपन पूरा साइन एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ पे अपन प्रत्यास्थ मान निकालेंगे इसका, ठीक है। तो इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ। वैसे तो इम्पोर्टेंट तो वैसे ये एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है प्रत्यास्थ मान है, ये रहता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए अपन इसका आंसर करते हैं, इसमें जो कैलकुलेशन है ना इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो है वो काफ़ी अच्छा है कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन को प्रत्यास्थ मान है वो किसके सापेक्ष पूछेगा, स्थिति के सापेक्ष, संवेग के सापेक्ष, आपसे किसी से के बारे में पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सिंपल एक के बारे में ज्ञात कर लेंगे, किसके बारे में, अपन बात करेंगे सिंपल स्थिति के बारे में, ठीक है। स्थिति के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, स्थिति के लिए बात करेंगे अपन, पोजीशन के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो देखो वही बात है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल साइड में लिखेंगे, क्योंकि फिर जगह हमारे पास बच जाएगी। वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार हम इसका नोटेशन देते हैं, आपको पता हो तो, वैसे आपको पता होगा अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर लिया होगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन हमारे पास है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था किस प्रकार, देखो साइन स्टार पढ़ा था और एक्स टी पढ़ा था, उसको अपन स्किप कर देते हैं, और ए कैप साइन डी एक्स की अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था किसका, प्रत्यास्थ मान का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तो यहाँ पे देखो साइन स्टार एक्स टी था, फिर बीच में ए कैप और साइन डी एक्स, अपन वही बात फिर वो 1D के लिए बात कर रहे हैं, अर्थात एक फलन के लिए बात कर रहे हैं, एक विमीय के लिए बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स है और साइन स्टार एक्स है और साइन एक्स है। अब आप बोलोगे कि फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं लग रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो प्रत्यास्थ मान में और जो नॉर्मलाइजेशन वैल्यू थी उसमें आपको
ए कैप का फर्क दिखेगा, वहाँ पे ए कैप नहीं था, यहाँ पे ए कैप आ रहा है। ठीक है, अभी ए कैप क्या है, ये ए कैप यहाँ पे है कि अपन जब पोजीशन के लिए बात करेंगे ना तो ए की जगह अपन एक्स का उपयोग करेंगे, बस इतना ही फर्क है किसमें, प्रत्यास्थ मान में और नॉर्मलाइजेशन वैल्यू में। तो सिंपल सी बात है, अब अपन को फॉर्मूला पता चल गया है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो साइन है ना, ये नॉर्मलाइज फंक्शन है, आपको पता हो तो अपन ने देखो ये साइन एक्स का जो मान रखेंगे तो आपको पता हो तो ये रिजल्ट हमें मिला था लास्ट में। तो आपको पता है कि ये कौन सा वैल्यू है, ये अपने पास प्रसामान्यीकृत मान है, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाना चाहिए वैसे तो देखते हुए। तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, देखो सिंपल सी बात है हमारे पास से। अब क्या करेंगे अपन, देखो हमारे पास जो ए है यहाँ पे फॉर्मूले में, उसकी जगह अपन एक्स रखेंगे। ठीक है, एक्स रख के फिर हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो बना है इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स कैप, और हमारे पास साइन डी एक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद में देखो हमारे पास फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और साइन स्टार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो देखो हमें हमारे पास जो साइन की वैल्यू है हमारे पास, अर्थात साइन एक्स, वही बात है। तो यहाँ पे अपन को एक्स को नहीं दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स हमारे पास साथ के साथ है क्योंकि वनडे की बात कर रहे हैं ना, इसलिए अपन यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो साइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमको दी हुई है, कितनी है, अंडर रूट में हमारे पास 2a और साइन का पाई एक्स अपॉन में a है हमारे पास। ठीक है, और पाई एक्स अपॉन में a है। और उसके अलावा फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी, साइन स्टार की बात करते हैं। तो साइन स्टार हमारे पास आ जाएगा और ये बन गया हमारे पास 2 अपॉन में a और साइन पाई एक्स अपॉन में a। अब देखो यहाँ पे आपको साइन स्टार और साइन एक्स में, मतलब साइन में और साइन स्टार में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अपन को पता है कि फलन के अंतर्गत आयोटा मौजूद नहीं है। और आयोटा नहीं है तो हम देखो एक क्वेश्चन फिर हम आयोटा का भी कर लेंगे। देखो आपको उससे आइडिया भी लगेगा कि हम आयोटा को किस प्रकार यूज करेंगे, एग्जाम में आ जाए। तो इसके बाद में हम जो प्रसामान्यकृत वैल्यू है ना, उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, किसका, आयोटा वाला। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार आयोटा को अपन सोल्व करते हैं। तो हमारे पास साइन है, साइन स्टार है, दोनों की वैल्यू समान है। तो क्या करना है, अब सिंपल वही फॉर्मूले में मान रखना है बस, और इंटीग्रेशन कर देना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारे पास है, साइन स्टार की वैल्यू हमारे पास वही है अंडर रूट 2 अपॉन में a और साइन पाई एक्स अपॉन में a। देखो हमारे पास सेम वैल्यू मिलेगी, आगे बात समझ में, सेम वैल्यू मिलेगी। तो देखो यहाँ पे चलो लिख देते हैं एक बार, उससे क्या जाता है, अंडर रूट हमारे पास 2 अपॉन में a और साइन पाई एक्स अपॉन में a हमारे पास वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और डॉट डी एक्स के सापेक्ष अपन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास से सिंपल सी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास है इज इक्वल टू, बात कर रहे हैं अपन, तो अंडर रूट 2 अपॉन में a, अंडर रूट 2 अपॉन में a अपन क्या आ जाएगा, बाहर ले लेंगे, 2 अपॉन में a बाहर आ जाएगा। उसके बाद में देखो साइन, और देखो यहाँ पे जो अपन वैल्यू, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 टू a रहेगी, अपन को दे रखी है यहाँ पे 0 टू a। ठीक है, तो 0 टू a हमारे पास लिमिट रहेगी। उसके बाद में देखो साइन स्क्वायर हमारे पास है और पाई एक्स अपॉन में a, यानी कि देखो वो का वो इंटीग्रेशन बन चुका है। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन था वो बन चुका है पिछले वाला, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलती कर दी अपन ने। क्या गलती कर दी, देखो पिछला वाला इंटीग्रेशन में और ये इंटीग्रेशन सेम हो गया, लेकिन बात करते हैं अपन फॉर्मूले में, अपन ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये कई बार गलती हो जाती है चलते चलते। तो देखो आपने यहाँ पे बीच में जो एक्स कैप है उसको स्किप कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक्स कैप भी आएगा, आपने स्किप कर दिया इसको। देखो ध्यान से देखना, इसकी गलती नहीं है, मतलब ये काफ़ी माइनर मिस्टेक है, लेकिन फिर भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसके चक्कर में। तो देखो एक्स कैप हमने मिस ही कर दिया था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे अपन, चलो एक्स कैप यहाँ पे लगा दिया और डॉट डी एक्स के सापेक्ष अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा सा एडजस्टेबल कर देते हैं, कैसे, थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे अपन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन में a हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू a हमारे पास है, और इस एक्स कैप को अपन आगे ले आएंगे और एक्स कैप हमारे पास है डॉट साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में a डॉट डी एक्स। अब देखो वही बात है, वही बात क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखो साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, और वो का वो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। और अपन क्या करेंगे, वही अपन साइन स्टार वैल्यू के जो हमारे पास थी, किसकी, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारे पास फॉर्मूले से निकाली थी हमने, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद में देखो हम इसको, आपको पता होगा यार साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 माइनस का कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 2 आई थी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन।
सीधा यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास x है इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखो 2/a ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 0 to a लिमिट है हमारे पास है, उसके बाद में x कैप हमारा ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन बात करेंगे साइन स्क्वायर की तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस का कोस, और 2 थीटा की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 है और थीटा कितना है पाई एक्स अपॉन में a हमारे पास आएगा, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अपने से बदलाव करेंगे, कैसे, इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो 2 में a हो गया, और फिर उसके बाद में 0 to a हमारे पास हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे कितना हो गया x कैप हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और फिर देखो ध्यान से देखना यहाँ पे ये अपना 2 है ना, ये 2 इसको भी बाहर लेंगे अपन, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 2 है हमारे पास, इसको अपन बाहर ले लेंगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये हमारे पास 1 में a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इंटीग्रेशन को तो आप भी कर सकते हो यार, इसमें क्या दिक्कत है। देखो एक्स कैप हमारे पास ऐसे कैसे बच जाएगा, एक्स कैप डॉट डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, 0 to a लिमिट हो जाएगी। उसके बाद में माइनस अपने पास आएगा और 0 to a अपन लिमिट की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा एक्स कैप और डॉट कोस 2 पाई एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास a, ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे ये दोनों, अब देखो इंटीग्रेशन ये तो इसका तो सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पे अपन आइलेट का उपयोग करेंगे और आइलेट आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं सिंपल x एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास देखो 1 में a ऐसे कैसे बच जाएगा, और यहाँ पे अपन बड़ा साइन यूज कर लेते हैं और यहाँ पे अपन थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, जिससे अपन को कैलकुलेशन थोड़ी आसानी रह जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो अपन लिमिट की वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हैं, 0 to a हो जाएगी, ठीक है। इसका तो हो गया इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, देखो यही बात है, यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो x हमारे पास क्या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और आइलेट अपन लगाते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को अपन स्थिर रखते हैं, और अपन क्या करते हैं देखो शानदार तरीके से देखना, x हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब स्थिर रख दिया, और कोस का अपन इंटीग्रेशन कर दिया, तो कोस का कितना हो जाएगा, साइन हमारे पास हो जाएगा कितना 2 पाई एक्स अपॉन में a हो जाएगा। लेकिन अपन बात करते हैं x का जो गुणांक होता है ना, उसका भी फिर अपन डिवाइड करते हैं, आपको पता हो तो डिवाइड करते हैं उसका। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन ने यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे देखो जगह नहीं है, तो यहाँ पे x का जो गुणांक का कितना है 2 पाई अपॉन में a है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास a अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इतना अपन ने कर दिया। उसके बाद देखो ये कैसे आया a अपॉन 2 पाई, क्यों, क्योंकि x का जो मल्टीप्लाई गुणांक होता है उसका भी भाग लगता है किसमें, इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद में देखो इसी ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, इस ब्रैकेट के अंदर की, तो इस ब्रैकेट के अंदर ही अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन होता है उसका अपन अवकलन करते हैं, तो देखो x का जो अवकलन हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड हमारे पास क्या था, कोस था, कोस का वापस अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और वही 2 पाई एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास a हो जाएगा। लेकिन फिर वापस क्या हो जाएगा, फिर वापस अपन बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी अपन ने यहाँ पे गलती कर दी, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा वापस, इंटीग्रेशन आपको पता है वापस आता है, यानी कि इसका अपन करेंगे, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद में ये कंडीशन अपन सोल्व कर देते हैं। लेकिन आपको पता हो यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए यहाँ पे, तो ये देखो एक्स का गुणांक है वो भी वापस बाहर आएगा, एक बार और आएगा। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, 2 पाई वहीं पे, फिर वही अपन a अपॉन में 2 पाई यहाँ पे अपन अपॉन में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो हमारा था ये और ये अपना बंद हो चुका है। अब देखो आगे करते हैं इसको सोल्व, धीरे धीरे करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। फिर देखो वही बात है, हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में मिल गई यहाँ पे, और 1 अपॉन का एक ऐसे कैसे बाहर है ही हमारे पास, और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है हमारे पास, ये क्या है कि और भी बड़ा वाला ब्रैकेट मान लो आप, एक ब्रैकेट और लगा देते हैं अपन, देखो ये बड़ा वाला, ठीक है, ये तो ये छोटा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, और ये बाहर का बड़ा वाला ब्रैकेट हो ही गया हमारे पास। अब देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है हमारे पास, और अंदर ये जो वैल्यू है ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, 1/2 अपन बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे देखो फिर x² की जगह ही अपन 0 to a अपन लिमिट रखेंगे, तो लिमिट अपन साथ के साथ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अपन 0 to a लिमिट तो रखनी पड़ेगी, तो इसको भी अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं अपन, धीरे धीरे सोल्व करते हैं इसको, और देखो सिंपल सा देखना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं माइनस का बाहर ऐसे कैसे है ही, ठीक है। उसके बाद में अपन देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से देखना, इसको अपन आगे ले आते हैं, तो a x अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई, और साइन
2π(x/a हमारे पास हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट में, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमारे पास देखो एक और बच रहा है यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे बच रहा है अपने पास क्या बच रहा है, देखो माइनस का बच रहा है, ये a/2π बच रहा है। लेकिन अभी अपने पास क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन करना बाकी है अभी किसका, sin 2π(x/a का। तो ध्यान से देखना, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कोस होता है। तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव का चिन्ह है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। बिल्कुल देखो कैलकुलेशन 30 क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद में देखो वापस साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 2π(x/में, और x का गुणांक फिर वापस बाहर आएगा, तो यहाँ पे a/ कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो फिर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी क्या बचेगी, देखो इस प्रकार बचेगी, वो बचेगी cos और 2π(x/में a बच जाएगी बस। और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट और 0 to a लिमिट हमारे पास हो गई। मतलब अब हमारा इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल बस कैलकुलेट करना है अपन को और इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहीं पे सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं, देखो। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको वापस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x हमारे पास है, और इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 1 का a, ऐसे कैसे बाहर अपन रख ही देते हैं अभी तक, है ना। फिर उसके बाद में अपन अंदर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखी तो कितने आ जाएगा हमारे पास, a² आएगा मेरे हिसाब से ना, तो a² अपन को यहाँ पे रख देते हैं इसको, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे अपन बात करते हैं, इसी के अंदर बात करते हैं, देखो नेगेटिव हमारे पास है और अंदर कर देते हैं इसको। फिर उसके बाद में देखो जहाँ पे भी अपन को x दिखेगा, जहाँ पे भी अपन को x दिखेगा वहाँ पे अपन रखेंगे, क्या रखेंगे, देखो ध्यान से देखना, वहाँ पे a रखेंगे। तो देखो यहाँ पे रखेंगे अपन a, सबसे पहले अपन a रखेंगे, फिर माइनस करके 0 रखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन a रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, a²/2π हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो साइन आएगी, तो यहाँ पे देखो x रखेंगे, तो ये अपने पास a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल साइन अपने पास 2π आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो प्लस हमारे पास है, और देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, a² कितना आ जाएगा, 4π² आएगा। ठीक है, और हमारे पास कोस में आएगा, तो कोस में भी एक a रखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, कोस, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 2π आएगी, सिंपल। ठीक है, उसके बाद में देखो अपना जो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जो लिमिट रखी है वो a तो रख दी है अपन ने, पर कई बार गलती कर जाते हैं बच्चे, कई बार क्या करते हैं कि a रख देते हैं और a रख के छोड़ देते हैं। फिर उनको पता नहीं है कि देखो 0 है यहाँ पे, वो सोचते हैं भाई 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कोस बचा हुआ है, और कोस जानते हो आप, कोस 0 1 होता है। तो यहाँ पे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कई बार, इंटीग्रेशन के जो अपन मैथ में भी अगर करते हैं तो वहाँ पे भी कई बार गलती रहती है, और अपन यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कई बार। देखो यहाँ पे माइनस हमारे पास आएगा, और देखो पूरा बनेगा 0, ये भी बन जाएगा 0, ये भी बनेगा 0, लेकिन ये वाला पोर्शन है वो 0 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, हमारे पास देखो a² में क्या बनेगा, 4π² है, और हमारे पास कोस 0 है। ठीक है, और हमारे पास पूरी लिमिट हमने रख दी है। अब इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, देखो ध्यान से देखना, अब तो हो गया बस, पूरी कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पे पूरी हो गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, सिंपल हमारे पास अब तो कैलकुलेशन है, 1 a बाहर था ही, और a² 2 है। और देखो पीछे हमने क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कैलकुलेशन अपन ने कर दी है यहाँ पे थोड़ी सी। अब देखो क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन यहाँ पे कर देते हैं, देखो सिंपल हो जाएगा फिर हमारा पूरा एक दो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखो ध्यान से देखना, a² 2π है, साइन 2π है, साइन 2π अगर अपन देखते हैं तो ये पर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू तो हमारे पास यहाँ 0 हो गई। उसके बाद में देखो a² 2π² हमारे पास है, और यहाँ पे देखो ये वैल्यू है नेगेटिव में, लेकिन अगर बात करें अगर ये पॉजिटिव बन जाए तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी। देखो बन जाएगी पॉजिटिव, कैसे, ध्यान देखो, यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ये माइनस आएगा, पता है आपको। फिर उसके बाद में cos 2π है, cos 2π का मान जो होता है माइनस में होता है, ठीक है, माइनस का a² 2π हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ का माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये आपस में कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन हो गई ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो उसके बाद में सिंपल हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा, देखो सिंपल a² 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का जो मान आएगा हमारे पास से वो बन जाएगा a/2।
तो ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए आ गई वो इस प्रकार आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं और अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में अगर आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर पूछ ली जाए, ठीक है, और अगर प्रत्यास्थ मान और नॉर्मलाइजेशन वैल्यू अपने पास पूछ ली जाए आपसे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क देना ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। कौन सा? वो अपन क्वेश्चन दे देते हैं कि मैं बोल रहा हूँ आपसे आयोटा वाला क्वेश्चन जो अपना है, आयोटा वाला क्वेश्चन है, आप होमवर्क ले लीजिए। फिर अगर आपसे नहीं होता है तो अपन नोट्स अपन को प्रोवाइड करवा देंगे, तो नोट्स के माध्यम से आप उसका आंसर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक क्वेश्चन है, वो क्या है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और अगर आपसे नहीं होता है बाई चांस, ठीक है, और अगर हो जाता है और आप आंसर मैच करना चाहते हो, तो मैं आपको नोट्स जो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखे हैं यूनिट नंबर किसके, 4th के, तो वहाँ से आप क्या है कि इसको मैच कर लेना। और क्या है कि यहाँ पे देखो आयोटा वाला है, तो साइन स्टार आप बनाना, थोड़ा सा माइंड का अपना यूज करना और इसका सॉल्यूशन करना। कि वैसे सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। और देखो हमने अभी तक जो 9 पॉइंट अपने क्वांटम भौतिकी के अपन ने क्लियर कर लिए हैं, किसके, जो अपने बेसिक था अपना, बेसिक तो क्या है, गुणधर्म चल रहे थे अपने किसके, क्वांटम भौतिकी के। तो अपन चलते हैं जो अपना 10वां गुणधर्म है। अपन कम से कम मैंने कहा था आपसे कि इसमें अपन 20 गुणधर्म पढ़ेंगे, कम से भी कम 20 गुणधर्म किसके, क्वांटम भौतिकी के। उसमें क्या है कि देखो गुणधर्म तो हैं ही साथ के साथ, लेकिन क्या है कि जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्टों के नाम से वो गुणधर्म हैं वो प्रचलित हैं, तो वो एग्जाम में सीधा गुणधर्म से ना आकर वो सीधा पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए अपन क्या है कि गुणधर्मों को पढ़ना जरूरी है। तो देखो 9 तो हो गए और 10-11 और बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं अपन साथ के साथ। अब देखिए हमारा जो 10वां गुणधर्म है, किसका गुणधर्म है, ये क्वांटम भौतिकी का गुणधर्म है। और आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि देखो नाम से प्रचलित है ये, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि साइंटिस्टों के नाम से प्रचलित है। अब जैसे आपसे सीधा 1 नंबर या 1.5 नंबर पूछ लिया जाए, आइगेन मान क्या होता है, आइगेन फलन क्या होता है, परिभाषित करो, टिप्पणी लिखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो उस स्थिति में आपके 1.5 नंबर यहाँ से गायब हो सकते हैं। ठीक है, तो गुणधर्मों में तो आते ही हैं। तो क्या है कि देखो याद करने का तरीका क्या है गुणधर्मों को, देखो 20 गुणधर्म है, आपको 20 की 20 याद नहीं करने हैं, लेकिन करना क्या है आपको कि 7-8 जो भी वैज्ञानिकों के नाम से गुणधर्म है अपने, उन गुणधर्मों को याद कर लो, जिससे क्या है कि नाम वाले भी अपने कंप्लीट हो गए और साथ के साथ गुणधर्म भी याद हो गए। तो शॉर्ट तरीका अपनाओ। ठीक है, और अब देखो आइगेन मान और आइगेन फलन का अपन समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अपन केवल समझेंगे, यहाँ पे समझने की बात है यहाँ पे। और किस प्रकार हम समझेंगे, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास देखो समझाने की कोशिश करता हूँ आइगेन मान और आइगेन फलन को। ठीक है, आइगेन मान क्या होता है, हमारे पास कोई फलन है साई फलन हम बात करते आ रहे हैं, साई हमारे पास कोई फलन है। और यदि अब देखो साई फलन है हमारे पास, यदि इस साई फलन पर जब अपन एक क्या करते हैं, एक संकारक को आरोपित करते हैं, यानी कि जैसे कोई संकारक अपने पास एक कैप संकारक है, तो जब साई फलन पर एक कैप संकारक को आरोपित किया जाता है, तो संक्रिया के पश्चात क्या है कि हमें देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या वैल्यू मिलती है, हमें सिंपल एक कांस्टेंट अचर राशि मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे जो फंक्शन हमने संक्रिया के पहले यूज लिया था वो हमें फलन यहाँ पे मौजूद या प्राप्त हो जाता है, किसके, संक्रिया के पश्चात भी। तो अब समझने की कोशिश करो कि जब किसी फलन पर संकारक को आरोपित किया जाए और आरोपित या संक्रिया के पश्चात हमें नियत राशि के रूप में या गुणज के रूप में वही फलन प्राप्त हो जाए, तो यह नियत राशि कौन सी है, यह नियत राशि आइगेन मान कहलाता है और परिभाषित फलन आइगेन फलन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे अपन ने इसके माध्यम से समझने की कोशिश करी है। तो देखो यहाँ पे अब क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो एक ऐप है हमारे पास, एक ऐप है वो क्या है, संकारक है। ठीक है, एक ऐप क्या है हमारे पास, संकारक है। और यहाँ पे जो साई है वो आइगेन फलन है। क्या है, आइगेन फलन है, आइगेन फलन है। ये अपन बात कर रहे हैं इस वाले साइन की, ये हमारा साइन है, ये आइगेन फलन है। और हमारे पास जो ए आगे ये कांस्टेंट आया है आगे की तरफ, ये हमारे पास आइगेन मान है। तो यहाँ पे अपन ने सिंपल समझ लिया है इसको, और जो पूरी डेफिनेशन है आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ लेना नोट्स के माध्यम से। अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है आइगेन मान और आइगेन फलन को। तो आइगेन मान तो क्या है हमारा ए हो गया और आइगेन फलन हमारा साई हो गया।
फिर अपन बात करते हैं, देखो समझने की क्या बात है। देखो हमारे पास क्या एक फलन साइन लिया, उसमें ए कैप संकारक को आरोपित कर दिया, भाई संक्रिया करेगा तो कुछ न कुछ चेंज होगा इसमें। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ चेंज नहीं हुआ और हमें वो का वो फलन हमें प्राप्त हो गया। तो ये फलन जो प्राप्त हो गया हमें साइन वापस, उसको तो बोलेंगे आइगेन फलन। और हमें एक नियत राशि हमें मिल गई ए, उसको बोलेंगे आइगेन मान। तो बस इसमें समझने की क्या बात है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्या है कि ये आइगेन मान और आइगेन फलन के नाम से प्रचलित हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमारा जो 10वां गुणधर्म है ये कंप्लीट हो गया, यही था हमारा गुणधर्म। और अब चलते हैं आगे 11वें गुणधर्म पर। अब देखो मेरे हिसाब से आगे आपके थोड़ा बहुत यहाँ पे ये जो आइगेन मान आइगेन फलन है थोड़ा सा कम क्लियर हुआ है, तो मैं क्या है कि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देने के साथ साथ में इसको आपको और भी अच्छी तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। देखो हमारे पास एक एफ, हमारे पास एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर हमने क्या लिया है डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इससे आप परिचित नहीं परिचित हो। परिचित का मतलब क्या है कि आप इसको जानते हो, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारे पास है, ये अपने पास डबल डेरिवेटिव यानी कि द्वि अवकलन का ये अपने पास से संकारक आ गया है। अब हमारे पास एक फलन हमारे पास है फाई बराबर पर कोस 3x ले लेते हैं। अब क्या करेंगे अपन दोनों की संक्रिया करवाते हैं। देखो हमारे पास ए कैप और साइन की संक्रिया करवाते हैं अपन साथ में। तो देखो ध्यान से देखना, हमारे पास डी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर कोस 3x। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, मतलब 2 बार इसका क्या कर देंगे अपन इसका अवकलन कर देंगे। तो ठीक है, हमारे पास देखो कोस 3x है, तो यहाँ पे जो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 9। एक बार आया तो 3, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं 9 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब आपका अवकलन तो आता ही होगा, अपन इसका एक बार करेंगे तो कितना कोस का कितना हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस का साइन हो जाएगा माइनस का 3 साइन 3x हो जाएगा। फिर इसका एक बार और अपन को करना है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 वापस कोस का 3x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है हमारे पास देखो यहाँ पे जो 9 है हमारे पास जो माइनस का 9 मिला है हमें, इसकी तुलना अपन किससे कर सकते हैं, इस ए से कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना है आइगेन, ये अपने पास क्या है आइगेन मान है ये अपने पास। ठीक है, ये अपन को आइगेन मान है। और हमारे पास जो ये फलन मिला है, कौन सा फलन, ये फलन हमारे पास जो साइन हमारे पास कोस 3x हमें वैसे के वैसे मिल गया जो हमें शुरू में दिया हुआ था। ठीक है, शुरू में मिला था, अब देखो रिजल्ट के बाद भी हमें वही कोस 3x मिल गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया आइगेन फलन हो गया। अर्थात फलन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या मिल गया, लेकिन हमें आइगेन मान एक्स्ट्रा मिल गया। तो बस एग्जाम्पल के माध्यम से मेरे हिसाब से अब आपके 100% क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से पहले तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत आपके डाउट रहा होगा, लेकिन अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने क्लियर कर लिया है इसको। और यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमारे पास फलन है, दोनों की संक्रिया करवाई, आपको इंटीग्रेशन अवकलन डिफरेंशियल अपन को अवकलन तो आता ही होगा। यहाँ पे अवकलन करने के बाद में यहाँ पे देखो आराम से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद में इसको अपन ने आराम से डिफाइन कर दिया है। देखो 10वां पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं 11वां पॉइंट की तरफ। 11वां पॉइंट हमारा क्या है, देखो हमारे पास अगला पॉइंट है। अब देखो हमारे पास 2 गुणधर्म और आते हैं, किसके ऊपर, आइगेन मान के ऊपर आते हैं। देखो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, और ये दोनों आपसे डेढ़ नंबर में पूछे जा सकते हैं, देखो दोनों। ठीक है, उसी प्रकार दोनों अपन जो पीछे पढ़े अपन ने, देखो अपर आइगेन मान आइगेन फलन, तो वहाँ पे पूछ सकता है आपसे। और देखो अपभ्रष्ट आइगेन मान और अनअपभ्रष्ट आइगेन मान। देखो अब दोनों में अपन क्या है कि साथ साथ अंतर करेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। आइगेन अपभ्रष्ट मान की बात करते हैं, अपभ्रष्ट आइगेन मान की बात करते हैं। यदि देखो अपन देखो सिंपल उसी एग्जांपल समझते हैं, वो का वो एग्जांपल हमारे पास रहेगा। देखो यदि हमारे पास कोई संकारक है हमारे पास, देखो एक कैप है हमारे पास संकारक है, और इसको अपन ने जैसे मान लो कि साइन 1 के साथ संक्रिया करवाई, और फिर एक कैप के मतलब एक कैप की साइन 2 के साथ संक्रिया करवाई। इसी प्रकार आगे चलता जाता है ये, और हमारे पास एक कैप की जो संक्रिया है अपन ने साइन n के साथ करवाई है। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिला है, देखो ध्यान से देखना, की जो वैल्यू मिली है हमें किसकी, अपभ्रष्ट आइगेन मान की। तो हमें संक्रिया करवाई हमने, एक संकारक हमारे पास एक कैप है, इसकी संक्रिया अपन ने साइन 1 साइन 2 साइन, अर्थात अपन क्या करा, अलग अलग तरंग फलन के साथ हमने इसकी संक्रिया करवाई है। लेकिन जब अपन ने इसकी संक्रिया करवाई तो देखो हमें क्या मिला, रिजल्ट में हमें मिला कि इसके सभी मतलब सभी फलन के लिए जो आइगेन मान है हमारा ए है, इसका जो मान है वो हमें समान मिलता है। तो ये हमारा कहलाता है अपभ्रष्ट आइगेन मान। ठीक है, तो मैं इसको एक बार वापस से समरी के रूप में बोलता हूं। देखो यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग तरंग फलन के साथ में करवाई जाए, और संक्रिया के पश्चात हमें सभी तरंग फलन के लिए जो आइगेन मान है, ए का मान है, वो हमें समान प्राप्त हो, तो आइगेन मान क्या कहलाता है, अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाता है।
मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपके एक ही बार में इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं आइगेन मान अपने पास है, तो अपने पास जो n तरंग फलन के लिए है ये संबंधित कहलाता है। अर्थात अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे n तरंग फलन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपभ्रष्टता की जो हमारे पास कोटि होगी वो n होगी। क्यों होगी अपभ्रष्टता की कोटि n? इसलिए होगी क्योंकि अपन यहाँ पे n तरंग फलन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अपभ्रष्टता की कोटि, अपभ्रष्टता की कोटि आपसे पूछ लिया जाए एक नंबर में, तो अपभ्रष्टता की कोटि हमारे पास कितनी होगी? n होगी। और क्वांटम भौतिकी का ये गुणधर्म क्या कहलाता है? अपभ्रष्टता कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपभ्रष्टता क्या होता है, मान लो कोई एक शब्द से पूछ ले आपसे कि अपभ्रष्टता क्या होती है, तो देखो यहाँ से अपन को ये डेफिनेशन उठानी है किसकी? अपभ्रष्ट आइगन मान की, और सिंपल आपको रख देना है अपभ्रष्टता की जगह पे। तो यहाँ पे अपभ्रष्टता की कोटि हमारे पास n हो गई, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जो आइगन मान है हमारे पास वो सभी के लिए n तरंग फलनों के लिए समान आता है। तो हमारे पास कोटि कितनी होगी? n हो गई। और अपभ्रष्टता हमारे पास क्या हो गया? अपभ्रष्टता हमारे पास से अपभ्रष्टता ये क्या हो गया? क्वांटम भौतिकी में अपन इसको अपभ्रष्टता गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं। किसको? इसको, अपभ्रष्ट आइगन मान को, ठीक है। तो आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं अनपभ्रष्ट की। तो अनपभ्रष्ट में क्या होगा? वही एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो एक है हमारे पास एक संकारक है, और जब इसको तरंग फलन sin1 के साथ में, ठीक है, और एक कैप है sin2 के साथ में, इस प्रकार अपन वही मतलब अपन ने ए कैप और sin n के साथ इसकी संक्रिया करवाई, तो हमें क्या मिला? देखो हमें हमारे पास जो हमें संकारक मिलेगा, हमारे पास जो संकारक मिलेगा हमें संक्रिया के पश्चात हमें संकारक जो हमें आइगन मान है हमारे पास वो अलग अलग मिलेंगे। ए बी आगे चलता जाएगा, यहाँ तक हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो वही sin1 हमारे पास वही sin2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो अपभ्रष्ट आइगन मान में यदि किसी संकारक की संक्रिया अलग अलग तरंग फलन के साथ करवाई जाए, ठीक है, तो संक्रिया के पश्चात हमें क्या मिलेगा? हमें अलग अलग आइगन मान मिलते हैं, ठीक है। और आइगन मान ये आइगन मान क्या कहलाता है? हमारा अनपभ्रष्ट आइगन मान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें आइगन मान मिलेंगे वो सभी के लिए अलग अलग मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अनपभ्रष्ट आइगन मान। तो दोनों में मेरे हिसाब से जब डिफरेंस अपन ने किया है दोनों को साथ साथ में, तो एक ही बार में मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ए है, बी है, सी है, ये क्या है? हमारे पास अनपभ्रष्ट आइगन मान है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ए कोमा बी कोमा सी आगे आएगा, डी आएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास है अनपभ्रष्ट आइगन मान, अनपभ्रष्ट आइगन मान, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं जो ए है हमारे पास वो कैसा कहलाएगा? अपभ्रष्ट आइगन मान, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अब यहाँ पे देखो अपभ्रष्टता की कोटि, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं अपभ्रष्टता की कोटि हमारे पास कितनी थी? n थी। लेकिन अगर यहाँ पे अपन अपभ्रष्टता की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपभ्रष्टता की बात करें तो देखो अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि की बात करें अपन, न्यूनतम कोटि की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू मिलती है 2। समझने की कोशिश करना। एक और पॉइंट हमारे पास वो है हमारे पास अनअपभ्रष्टता की कोटि, अनअपभ्रष्टता की कोटि, अनअपभ्रष्टता की कोटि 1 होती है। अब देखो समझो इस चीज को समझो कि यहाँ पे अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि 2 है, लेकिन यहाँ पे अनअपभ्रष्टता की कोटि, यहाँ पे देखना ये अपभ्रष्ट है हमारे पास और ये है हमारे पास अनअपभ्रष्ट है, ये अपभ्रष्ट है, ये अनअपभ्रष्ट की कोटि हमारे पास 1 होती है। अब देखो समझो कोटि का मतलब समझो आप यार, मतलब ये कोटि आखिरकार है क्या? अब देखो यहाँ पे हमारी जो अपभ्रष्टता की कोटि आई थी वो n आई थी। n इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे जो आइगन मान हमें मिला था, अपभ्रष्ट आइगन मान ए सभी के लिए समान था, अर्थात n टर्म्स के लिए समान था। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपन बात करते हैं देखो एक फलन के लिए समान है, लेकिन यहाँ पे दूसरे फलन के लिए ही जो आइगन मान है वो चेंज हो गया है, अर्थात यहाँ पे अपभ्रष्टता की कोटि 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर 1 का मान अपन जैसे 1 मिला हमें, फिर उसके बाद दूसरा जो टर्म है हमारे पास वो हमारे पास चेंज हो गया, अर्थात दूसरा ही आइगन मान हमारे पास चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे अपभ्रष्टता की न्यूनतम कोटि हमारे पास 2 होगी।
आगे बात समझ में। उसके बाद में देखो अनअपभ्रष्टता की कोटि हमारे पास एक क्यों है, इसको समझो। अनअपभ्रष्टता की कोटि एक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो एक फलन के लिए अपन आइगन मान बात करते हैं तो एक आता है, अर्थात अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो एक समान आ रहा है, दूसरा हमारे पास अलग है, अर्थात हमारे पास कहने की क्या मतलब है कि यहाँ पे अनअपभ्रष्ट जो आइगन मान हमें मिल रहा है, आइगन मान हमें मिल रहा है वो कैसा आ रहा है, एक फलन के लिए एक है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है, चौथे के लिए अलग है। अगर मान लो यहाँ पे अनअपभ्रष्टता की कोटि अगर 2, 3, 4 हो जाती तो वो फिर अनअपभ्रष्ट मान नहीं रहता, वो अपभ्रष्ट मान हो जाता। इसलिए यहाँ पे देखो एक फलन के लिए एक मान, दूसरे के लिए दूसरा मान, यानी कि सभी के लिए अलग अलग आइगन मान मिल रहे हैं, इसलिए अनअपभ्रष्टता की कोटि हमारे पास एक होगी। आगे बात समझ में। तो मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन कौन से अपभ्रष्ट आइगन मान और अनअपभ्रष्ट आइगन मान। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा जो तीसरा पॉइंट, हमारा जो अपना 13वां पॉइंट लेते हैं, अपना जो 13वां पॉइंट है इसका 13वां गुणधर्म है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो हमारा जो 13वां पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे अपन हैमिल्टोनियन संकारक। अब देखो हैमिल्टोनियन संकारक का नाम से प्रचलित है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हो पिछले साल के जो पेपर हैं उसको उठा के देखो, हैमिल्टोनियन संकारक आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब देखो हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, देखो चिरसम्मत भौतिकी जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है ना, उसमें जो अपन कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो टोटल एनर्जी को किससे निरूपित किया गया है, हैमिल्टोनियन ऊर्जा से। मतलब अपन बात करते हैं जो हमारी चिरसम्मत भौतिकी है, क्लासिकल अपन फिजिक्स की बात करते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो कुल ऊर्जा को हमारे पास जो क्लासिकल यानी चिरसम्मत भौतिकी में अपन बात करते हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो चिरसम्मत भौतिकी में हमारे पास जो कुल ऊर्जा है, हमारे पास कुल ऊर्जा है, हमारे पास कुल ऊर्जा, चिरसम्मत भौतिकी में हमारे पास जो कुल ऊर्जा को अपन किससे निरूपित करते हैं, हैमिल्टोनियन ऊर्जा से। किससे, हैमिल्टोनियन ऊर्जा से। तो क्लासिकल अपने पास जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें अपन ने टोटल एनर्जी को किससे, हैमिल्टोनियन ऊर्जा से अपन इसको निरूपित किया है। और अपन बात करते हैं जो हैमिल्टोनियन एनर्जी है उसको अपन एच से निरूपित करते हैं। और यदि हमारे पास एच यदि कुल ऊर्जा है, यदि हमारे पास एच हमारे पास टोटल एनर्जी है, तो एच इज इक्वल टू अपन बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी अपन बात करते हैं किसी भी कण या किसी पार्टिकल की, तो देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की अपन बात करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्या आती है, देखो ध्यान दे रहा हूँ 1/2 mv² आती है। और अपन बात करते हैं अपन क्वांटम भौतिकी में, मैंने आपसे कहा था फिर भी स्थितिज ऊर्जा की अपन बात करते हैं तो VR के रूप में निरूपित करते हैं। आपसे पहले भी कहा था मैंने, अभी इसकी स्टार्टिंग में जो गुणधर्म थे, जो तीसरा चौथा गुणधर्म था उसमें VR आया था और आपने वहाँ पे उसको वेग समझ लिया था। तो यहाँ पे ये वेग नहीं है, यहाँ पे अपन इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में निरूपित कर देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या, इसको किस प्रकार निरूपित करते हैं अपन, हैमिल्टोनियन संकारक चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने हैमिल्टोनियन संकारक किस प्रकार प्राप्त करेंगे, हमने यहाँ पे उठाया कॉन्सेप्ट किसका, चिरसम्मत भौतिकी में हैमिल्टोनियन ऊर्जा टोटल एनर्जी होती है और टोटल एनर्जी KE + PE होती है, इसका सूत्र हमारे पास ये आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें अपन परिवर्तन करेंगे, तो देखो हाफ हमारे पास ऐसे कैसे है, अपन ने ऊपर नीचे m से गुणा करा, mv² पर अपॉन में कितना आ गया, m आ गया, प्लस में हमारे पास क्या आ गया, VR हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो P बराबर हमारे पास mv होता है, तो यहाँ पे देखो P बराबर mv होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा हमारे पास। तो p² हमारे पास अपॉन में कितना हो जाएगा, 2m, और अपन P कैप की पे बात कर लेते हैं और यहाँ पे देखो V और R कैप यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो हमारे पास इधर आएगा वो आएगा H कैप, और H कैप यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन संकारक हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे एग्जाम में अगर हैमिल्टोनियन संकारक का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, सीधा 1 नंबर दिला सकता है आपको ये फॉर्मूला। तो देखो इसका नाम है हैमिल्टोनियन संकारक, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कोई याद रखने का ट्रिक भी नहीं है। तो ट्रिक तो क्या है, सिंपल देखो, अब H कैप बराबर p² अपॉन में 2m प्लस का VR, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हो, हैमिल्टोनियन संकारक के नाम से प्रचलित है। अब देखो आगे चलते हैं, हमारे पास 14 पॉइंट हमारे पास क्या आएगा। अब देखो अगला पॉइंट है हमारे पास इसका गुणधर्म का। अब देखो हमारे पास अगला जो पॉइंट है 14, वो है हमारे पास संलग्न संकारक, इसको बोलते हैं अपन एडजॉइंट ऑपरेटर। तो देखो अब बात करते हैं, देखो अपना जो 10वां पॉइंट था आइगन मान आइगन फलन था, उसके बाद में जितने भी पॉइंट है ना अपने पास सारे इंपॉर्टेंट है।
तो आप देखो 10 से पहले, उसके पहले जो प्रसामान्यीकृत था, नॉर्मलाइजेशन था, वो भी आप याद करा, मतलब जरूरी है उसको भी याद करना, ठीक है। तो देखो उसके बाद के 10वें पॉइंट है, उसके बाद में सारे जो पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख लो कोई से भी। तो फिर उसके बाद में अभी जितने भी पॉइंट आएंगे ना वो सारे आपको याद करने ही पड़ेंगे, आप ये मान लो। तो आपको सब कम से भी कम ना तो 10 पॉइंट तो आपको याद करने, 10-12 पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे क्वांटम भौतिकी के गुणधर्म के। तो देखो संलग्न संकारक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है, सीधा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने संलग्न संकारक को दिया था, वो इसका सीधा फॉर्मूला उपलब्ध करवाते हैं। कैसे? हमारे पास ए कैप और बी कैप दो संकारक मान लेते हैं अपन, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखो ए कैप है व बी कैप, हमारे पास क्या है, दो ऑपरेटर हैं, संकारक हैं। वो दो संकारक निम्न प्रकार परिभाषित होते हैं। कैसे? देखो सीधा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है। इंटीग्रेशन हमारे पास है ए कैप साइन का स्टार, ठीक है, और यहाँ पे आएगा फाई और डी टो इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं यहाँ पे साइन स्टार बी कैप और फाई डी टो। अब देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैं आपकी कोई भी सहायता प्रदान यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। संलग्न संकारक का ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे ए कैप है, ए कैप साइन का स्टार है, फाई यहाँ पे बाहर है, डी टो है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अपन साइन के ऊपर स्टार आएगा, और यहाँ पे बी कैप है हमारे पास है, उसके बी कैप है साइन उसके, सॉरी फाई उसके पास में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो ए कैप है, ए कैप संकारक है हमारे पास। देखो इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ए कैप संकारक है, वो बी कैप संकारक का संलग्न संकारक कहलाता है, अर्थात एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। अब कैसे? संलग्न संकारक कहलाता है, संकारक कहलाता है। कैसे? देखो ध्यान से देखना, यहां पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ए कैप है और साइन है, स्टार फाई डी टो है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो ए कैप है, यहाँ पे भी अपन बी कैप बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ए कैप संकारक होगा ना, वो बी कैप संकारक का संलग्न संकारक होगा, एडजॉइंट संकारक होगा। अब देखो इसको आप थोड़ा सा और अपन उससे समझते हैं, डिटेल समझते हैं। देखो यहाँ पे अपन इंट्रोड्यूस करते हैं क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत बात करते हैं। जैसे ए कैप हमारे पास है, ए कैप बराबर बी कैप है हमारे पास। अगर ए कैप बराबर बी कैप की बात करते हैं, और ये देखो हमारे पास अपन बात करते हैं कि इस प्रकार अपन मैथमेटिक्स में पढ़ लिया अपन ने, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे क्वांटम भौतिकी में इसको बोलेंगे अपन डैगर के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से? डैगर के नाम से जानते हैं, डैगर के नाम से। तो हमारे पास देखो ए कैप बराबर बी कैप का डैगर, ठीक है। डैगर का मतलब क्या होता है? संयुग्मी, संयुग्मी होता है, संयुग्मी। और संयुग्मी का परिवर्ती बोलते हैं अपन इसको, संयुग्मी का परिवर्ती बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसी का मतलब, देखो यहाँ पे जो संलग्न संकारक है ना ऑपरेटर, इसको अपन इसकी सहायता समझ सकते हैं और भी अच्छी तरीके से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए कैप बी कैप का संकारक, ए कैप संकारक है, वो बी कैप संकारक है, संलग्न संकारक है। तो संलग्न का मतलब क्या हुआ? देखो ए कैप बराबर बी कैप डैगर है, तो यहाँ पे वो ये उसका ट्रांसपोज हो गया, उसका उल्टा हो गया। कहने का मतलब ये समझो आप संलग्न संकारक का मतलब, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ए कैप साइन का स्टार फाइन डी टो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्टार बी कैप फाई डी टो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन 2-3 फॉर्मूले से पढ़ते हैं अपन, किसके? इस डैगर के। ये अपन यहाँ पे उपयोग लेंगे। देखो वही ट्रांसपोज का सिस्टम है। अब देखो एक बार देखो समझ में आएगा आपको। ए कैप है, ठीक है, ए कैप का अपन ट्रांसपोज करते हैं, उस ट्रांसपोज का भी अपन ट्रांसपोज कर देते हैं, अर्थात डैगर का डैगर निकालते हैं। तो आपको पता है कि हमें वही राशि प्राप्त होती है। तो यही पढ़ा था हमने किसमें? 12th क्लास में पढ़ा था, ट्रांसपोज पढ़ा था अपन ने मैट्रिक्स में ना। तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में वही हमें वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे भी डैगर का डैगर है, वो हमें वही वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में देखो इसके कुछ रूल हैं हमारे पास। देखो ए कैप है हमारे पास है, प्लस का बी कैप है, इसका डैगर निकालते हैं अपन अगर, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? ए कैप का डैगर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस बी कैप का डैगर। ये इसके कुछ रूल हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ये प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी किसकी? डैगर की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। ये हमारे पास जो डैगर है इसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। और जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या कहती है कि यदि हमारे पास ए कैप इंटू बी कैप है, ठीक है, और इसका डैगर अपन निकालते हैं, तो देखो पहले बी कैप आएगा, फिर बी कैप का डैगर होगा, फिर ए कैप का डैगर होगा। आई ना बात समझ में? उसके ये प्लस नहीं है, देखो डैगर है, यहाँ पे ध्यान देना, डैगर है ये। उसके बाद में जो चौथा इसका पॉइंट है वो क्या कहता है? देखो यदि ए बी
प्लस माइनस का सी डी का डैगर निकालना है अपन को। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम ए बी का डैगर निकालेंगे, फिर उसके बाद में प्लस माइनस सी डी का डैगर निकालेंगे, और फिर उसके बाद में इस प्रकार इस रूल से हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। मतलब बी का डैगर आएगा पहले, यानी कि इस प्रकार बी का डैगर फिर ए का डैगर, फिर प्लस माइनस अपन बात करेंगे सी डी का डैगर, और फिर उसके बाद में सी का डैगर। तो इस प्रकार अपन आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको दिख नहीं रहा नीचे, तो इस प्रकार आराम से देखो इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा था 14वां पॉइंट था हमारा संलग्न संकारक का एडजॉइंट ऑपरेटर। तो एडजॉइंट ऑपरेटर की देखो आपके दिमाग में इमेज मेरे हिसाब से बहुत कम बनी है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा आपको। और याद करने के साथ साथ में आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप डैगर से याद रख सकते हो। अर्थात अपन बात करते हैं ए कैप बराबर बी कैप है, उसका डैगर अपन बात करते हैं, इससे फॉर्मूले से आप इसको याद रखो, किसको, संलग्न संकारक को, ऑपरेटर को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, अपना 15 पॉइंट है उसकी बात करते हैं अपन। देखो अपन पढ़ते हैं, ये अपना आज की जो वीडियो का लास्ट अपना रहेगा पॉइंट है। फिर उसके बाद में जो 5 अपने पॉइंट रह गए हैं किसके, क्वांटम भौतिकी गुणधर्म के, उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट अपना पॉइंट है, इसको थोड़ा सा और भी ध्यान से समझते हैं। देखो 10वें पॉइंट के बाद में जितने भी पॉइंट है ना, सारे इंपॉर्टेंट है और नाम से फेमस हैं। देखो आइगेन की बात करें, आइगेन फलन, उसके बाद वो हैमिल्टोनियन आ गया, फिर हर्मिशियन आ गया, और एडजॉइंट आ गया। फिर देखो कितना मतलब सारे इंपॉर्टेंट नाम से फेमस हैं। अब देखो हर्मिशियन संकारक है, अब हर्मिशियन संकारक भी अपने आप में क्या है, फेमस है। अब इसको क्या समझेंगे, देखो ध्यान से देखना। क्वांटम भौतिकी के अंदर अपन बात करते हैं, क्वांटम भौतिकी या यांत्रिकी के अंतर्गत सोम का संलग्न संकारक हर्मिशियन संकारक कहलाता है। अब आपको इस प्रकार समझ में नहीं आएगा। अब देखो अपन इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखो समझो, ध्यान से समझो, हर्मिशियन संकारक क्या होता है। देखो एक कैप हमारे पास है, एक कैप का डैगर अपन ने निकाला, तो एक कैप का डैगर मतलब यह क्या करा अपन ने, एक कैप का स्वयं का संलग्न निकाला। अपन ने अभी अपन ने संलग्न संकारक के बारे में पढ़ा, और मैंने कहा था आपको कि संलग्न संकारक को आप इस डैगर के नाम, डैगर की सहायता से आप याद रखो। तो यहाँ पे देखो एक कैप है, इसका अपन क्या कर रहे हैं, डैगर निकाल रहे हैं। डैगर का मतलब संलग्न निकाल रहे हैं, संलग्न संकारक है। तो एक कैप का संलग्न संकारक क्या होगा हमारे पास, जैसे एक कैप मिलेगा हमें, तो ये कहलाता है हमारा हर्मिशियन संकारक। मतलब अपन क्या करेंगे, हमारे पास यदि सोम का संलग्न निकालते हैं, अपन सोम का ही डैगर निकालते हैं, तो हमें क्या, वो जो हमें ऑपरेटर मिलेगा यहाँ पे, वो मिलेगा हमें हर्मिशियन संकारक मिलेगा। ठीक है, और देखो इसका फॉर्मूला, अब फॉर्मूले से आपको थोड़ा बहुत क्लियर होने लगेगा। देखो हमारे पास एक कैप हमारे पास है, एक कैप साई था हमारे पे, एक कैप साई स्टार हमने निकाला था, अभी पीछे पे पढ़ा था संलग्न संकारक के अंतर्गत। और फाई हमारे पास है डी टो इज इक्वल टू, अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो साई स्टार की बात करते हैं यहाँ पे। और देखो हमारे पास जो ए कैप साई और डी टो, अब देखो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्लियर होती चलेंगी बातें। देखो कैसे, अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, देखो इसी की डेफिनेशन क्या कहती है, हर्मिशियन संकारक की डेफिनेशन क्या कहती है। यदि हम किसी ऑपरेटर या किसी संकारक का सोम का संलग्न संकारक निकालते हैं, अर्थात सोम का ही क्या करते हैं अपन, एडजॉइंट ऑपरेटर निकालते हैं, तो वो कहलाता है अपना हर्मिशियन संकारक। अब देखो पिछली क्लास में देखो अपन बात कर, ठीक है, उसके बाद में देखो ध्यान से देखना, वहाँ पे अपन ने क्या करता, एडजॉइंट या संलग्न संकारक में अपन ने ए कैप के साथ में बी कैप लिया था, और अपन ने क्या कहा था कि ए कैप है वो बी कैप का संलग्न संकारक होगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सोम का ही संलग्न निकाल रहे हैं, अर्थात खुद का ही डैगर निकाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा अपना हर्मिशियन संकारक। बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आना चाहिए, और एक एक बात को पकड़ में या कैच करनी चाहिए आपको। ठीक है, और देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कैप साई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैप फाई आ गया, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी एक कैप था और यहाँ पे भी एक कैप है, तो अपन ने एक कैप का डैगर हमारे पास एक कैप मिल गया, तो एक कैप हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर्मिशियन संकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्मिशियन संकारक, हर्मिशियन संकारक हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और आपको क्या है कि सिंपल इसमें ये फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। बस ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आप खुद बना सकते हो डेफिनेशन, और फिर इस फॉर्मूले के नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। और देखो इसी के साथ छोटा सा और है, इसी का जो पॉइंट है अपन बात कर लेते हैं, 16 पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो हर्मिशियन पॉइंट है ना, तो इसी का भाई है एंटी हर्मिशियन। क्या है, एंटी हर्मिशियन पॉइंट है अपने पास। तो एंटी हर्मिशियन संकारक हमारे पास है, एंटी हर्मिशियन संकारक को भी अपन देख लेते हैं। तो एंटी हर्मिशियन संकारक हमारे पास क्या कहता है, देखो सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको इसको रफली बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एंटी हर्मिशियन पॉइंट। तो देखो यदि एक कैप संकारक इस प्रकार परिभाषित हो, किस प्रकार परिभाषित हो, एक कैप संकारक हमारे पास, और वो किस प्रकार परिभाषित हो, निम्न प्रकार परिभाषित हो। जैसे मान लो एक कैप का डैगर निकाला था अपन ने, यानी कि सोम का संलग्न निकाला था, लेकिन वहाँ पे अपन बात करते एक कैप, तो वो तो हो गया हमारे पास हर्मिशियन संकारक। लेकिन यदि हमारे पास एक कैप माइनस में आएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास एंटी हर्मिशियन। बस इतना सा पॉइंट था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो एंटी हर्मिशियन क्या पॉइंट हो गया
कि एंटी हर्मिशियन इस प्रकार हो गया कि ए कैप हमारे पास कोई संकारक है, यदि वो इस प्रकार परिभाषित हो, अर्थात कैसे, यानी कि ए कैप का अगर अपन डेगर निकालेंगे, यदि हमारे पास माइनस का ये मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास एंटी हर्मिशियन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं अपन इसको। तो देखो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है एंटी हर्मिशियन में, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। जैसे मान लो अपने पास एक है कोई माना y इजिकल टू अपन वाई कैप इजिकल टू अपने माना पी कैप एक्स, पी कैप हमारे पास क्या संवेग है। और देखो मैंने आपसे कहा था जो संवेग का आपको याद रखना पड़ेगा पी कैप एक्स, इस मैंने आपको संकारक बताया था संवेग का, आपको याद हो तो माइनस का आयोटा एच बार और डेल अपन में डेल एक्स, ये मैंने आपको सारणी बनवाई थी, आपको याद हो तो, किसका, संवेग का। और मैंने कोण संवेग का वहाँ पे वेग का स्थिति का बताया था आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे संवेग का बताया था माइनस का आयोटा एच बार डेल अपन डेल एक्स, ये मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। अगर आपने याद करा हो, आपको याद हो तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद में देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पे एंटी हर्मिशियन की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यानी कि अपन को ए कैप का डेगर निकालेंगे अपन, तो हमें फलन तो वही मिलेगा लेकिन नेगेटिव चिन्ह मिलेगा। देखो ध्यान से देखना, अब देखो हमारे पास क्या है, अपन देखो वाई कैप का डेगर निकालते हैं, यानी कि इस फलन का डेगर निकालते हैं। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हमारे पास यहाँ पे आयोटा है, हमारे पास क्या होगा एच बार, हमारे पास डेल अपन हुआ डेल एक्स है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे जो आयोटा है, ठीक है, आयोटा हमारे पास है, आयोटा का अपन डेगर निकालते हैं तो आपको पता है माइनस का आयोटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का डेगर हमारे पास आया तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल गया प्लस का आयोटा एच बार डेल अपन में डेल एक्स हो गया। लेकिन उसके बाद में अपन बात करते हैं, यदि देखो यहाँ पे डेल अपन डेल एक्स है तो डेल अपन डेल एक्स का भी हमें डेगर निकालना पड़ेगा। तो डेल अपन डेल एक्स का यदि हम डेगर निकालते हैं तो याद रखना डेल अपन का डेल एक्स का जो डेगर होता है वो कितना होता है, माइनस का डेल अपन का डेल एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अपन को दोनों याद रखना पड़ेगा कि आयोटा का डेगर माइनस का आयोटा और डेल अपन डेल एक्स का डेगर होता है हमारे पास, वो माइनस का डेल अपन डेल एक्स होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई, हमारे पास वाई का जो डेगर मिलेगा हमें वो माइनस का आयोटा एच बार डेल अपन का डेल एक्स मिल गया। अर्थात हमने क्या देखा, कि हमने जब शुरू में ये वैल्यू लेके चले थे अपन एग्जाम्पल में, देखो माइनस का आयोटा एच बार डेल अपन डेल एक्स है, तो यहाँ पे अपन ना इसका डेगर निकाला, डेगर निकालने के बाद में हमें वही वैल्यू हमें मिल गई, फाइंड हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास संवेग है ना, ये एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है। अतः हमारे पास जो पी कैप एक्स है ये ऑपरेटर है, ये वाला जो ऑपरेटर होगा ना हमारा, ये कैसा होगा, हमारे पास एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो देखो 16 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, आगे के जो पॉइंट अपन आगे कवर करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शानदार तरीके से, और इसको आप जरूर याद कर लेना, ये जो सारे पॉइंट है अपने पास इंपॉर्टेंट है, सारे 2 नंबर आपको दिला सकते हैं, 1.5 से 2 नंबर आपको जरूर दिलाएंगे, 100% है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शानदार तरीके से।